नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं, लेकिन वे सत्ता से हमेशा चिपके रहना चाहते हैं। और अब जो उनकी उम्र हो गई है, उस उम्र में उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ेगी ही, अच्छी नहीं होगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। दुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। दुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज इस चर्चा में के जो मुख्य अतिथि हैं, जो भाग लेने वाले हैं, वो सिवान की जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधुशेखर पांडे जी हैं। दिल्ली चुनाव पे हम बातचीत करेंगे कि दिल्ली चुनाव अब समाप्त हो चुका है और वहाँ जो पहले जो सरकार थी आपकी, केजरीवाल उसके सर्वे सर्वा थे और आतिशी मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो करारी उनकी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी उसकी शानदार जीत हुई है। और ये तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि 27 साल के बाद 27 साल का उनका वनवास खत्म हुआ है, होना भी चाहिए। एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने समझा कि शायद भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो स्वयं कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि आपको 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के आपको इलाज के लिए सबको मिलता है, वो अब 10 लाख हो जाएगा। ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ये भी कहते हैं कि अब 500 रुपये में दिल्ली के लोगों से वादा हुआ है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। गैस का जो सिलेंडर है जिसकी कीमत लगभग हजारों में है, 1000 रुपये है, वो अब 500 रुपये में मिलेगा। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये और है कि होली और दिवाली ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसमें 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उसके बाद दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये का बोनस मिलेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। और भी ऐसे बहुत सारे वायदे हुए हैं और ये वायदा किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे और दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया है। तो ये सारे वादे अब दिल्ली के लोग चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरे हो जाए। और इसके बाद एक नया चीज आज देखने को मिला कि जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी वो जब अपने पद से इस्तीफा देने के लिए LG के पास पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो आज उस पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है। LG उनका इस्तीफा ले लिए और लेने के बाद उन्होंने कहा कि यमुना जी का श्राप लग गया आपको। तो आपने देखा कि आतिशी के इस्तीफा के बाद जिस तरह से राज्यपाल ने कमेंट किया है
क्या एक राज्यपाल के लिए इस तरह से कमेंट करना कहीं से उचित है? तो आज हमारे जो मेहमान हैं विदुशेखर पांडे जी, सिवान कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि पांडे जी आतिशी मुख्यमंत्री थी यहाँ वो दिल्ली की, और उन्होंने इस्तीफा देने के लिए जब वो राज्यपाल के पास गई और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा तो सीधे राज्यपाल ने इस तरह से कमेंट कर दिया कि आपको यमुना जी का श्राप लग गया। क्या एक राज्यपाल को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी करना आपको लगता है कि ये कहीं से भी उचित है? आतिशी जी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप इस्तीफा देने गई और उसी संविधान में एलजी, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जी न्यायाधीश, इन लोगों को, उन लोगों के लिए मर्यादाएं तय की गई हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, इन सारी संस्थाओं को की जो पारदर्शिता है उसको समाप्त कर दिया गया है और ये सभी कांग्रेस ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या एलजी को ऐसा करना चाहिए? और अगर उन्होंने ऐसा पूछा कि आतिशी जी को, आप पार्टी को यमुना जी का श्राप लग गया, तो पिछले लोकसभा में संसद में भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त था जी। लेकिन वे इस चुनाव में 2024 के चुनाव में 240 पर सिमट गए। तो क्या एलजी साहब यह बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसका श्राप लग गया? बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार कई अवसरों पर उपराष्ट्रपति महोदय भी अपनी मर्यादाओं को भंग करते देखे जा रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी जी की जब सदस्यता पर निर्णय लेने का अवसर लोकसभा को अध्यक्ष को आया तो उन्होंने पिछली सारी परंपराओं को तोड़कर आनन फानन में निर्णय राहुल जी के लिए ले लिया। देश की जनता इसको गंभीरता से देख रही है और भारत ने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है और प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में होगा और समय आने पर देश की जनता एक एक कर्मों का हिसाब चुकता करेगी, ऐसा हम कांग्रेस जन मानते हैं। पांडे जी, सवाल ये उठता है कि आज जिस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है दिल्ली में और एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ है, मेजॉरिटी से ऊपर उनके पास सीटें हैं, तो लगभग 2 दिनों का वक्त बीत चुका है। 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 12 बजे तक रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो चुका था और आज 10 तारीख, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई। कई लोगों को, जो मीडिया है वो कई लोगों को चेहरे को दिखा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब ये कब तक, जब आपके पास बहुमत है तो तुरंत नाम की घोषणा होनी चाहिए थी और वो कुर्सी जो खाली है उस पर तुरंत मुख्यमंत्री को बिठाना चाहिए और जो गारंटी दी गई थी, जो वादे किए गए थे, उस पर उसको अमल में लाने का प्रयास शुरू होना चाहिए। तो एक छोटा सा सवाल बस कि आखिर ये क्या आपसी सहमति बीजेपी में नहीं बन पा रही है? कई लोग दूल्हा बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कहीं आपसी खींचतान तो नहीं? यह तो स्वाभाविक बात है। भारतीय जनता पार्टी में जितनी खेमेबाजी है वह भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के समय की थी वह आज नहीं है। आज जितने सत्ता के लोभी लोग हैं वे लोग भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और जो धन्ना सेठ हैं वे ही आज उसके एमएलए बनकर बैठे हैं और सब पैसे की ताकत का प्रयोग करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बराबर भय है
कि कहीं जिस तरह से उन लोगों ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को पैदा कर दिया, उसी तरह दिल्ली भाजपा में भी कोई दूसरा शिंदे पैदा ना हो जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में जो वादे किए, जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें 5 लाख का इलाज होता है, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चलता है कि इलाज डॉक्टरों ने आयुष्मान कार्ड पे इलाज के लिए सीधे मना कर दिया कि नहीं भैया इसका पेमेंट नहीं हो रहा है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली के चुनाव में ये कहा गया कि 5 लाख आयुष्मान कार्ड का और 5 लाख और हम देंगे, 10 लाख। उसके बाद वो गैस की बात आ गई कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा दिल्ली को, होली और दिवाली पे 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि ये जहां आर्थिक हालत पे भारत की स्थिति बहुत कमजोर है, हम 2014 का जो आंकड़ा देखते हैं उस समय भारत पे 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, आज वो 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि ये जो वादे किए गए हैं चुनावी फायदा लेने के लिए, ये वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, अगले 6 महीने में इन सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। और ये आयुष्मान कार्ड तो इतना बड़ा घपला है पूरे देश में, मरे हुए लोगों का इलाज हो रहा है इसमें। जो Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8. 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science. Yoga, dance and music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. जो इसमें इलाज की बात करते हैं, यह इसमें केवल घपला ही घपला है। और दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर आप बारीकी से देखिएगा तो जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं के अस्पताल हैं। और उसमें जिस तरह से दोहन किया जा रहा है और साझेदारी हो रही है, यह दिवा स्वप्न है। पैसा ऊपर से ऊपर चला जाता है, पैसा घोटाला हो जाता है और जो रोगी होता है उससे केवल अंगूठा लगा लिया जाता है और 50,000 के इलाज का 5 लाख रुपए ले लिया जाता है। तो आने वाले समय में गंगा यमुना मैया का तो श्राप लग गया आप पार्टी को। अब आपको क्या लगता है कि चूंकि बहुत बड़ा काम है ये यमुना को साफ करना, आपने देखा होगा कि जब छठ का मौका था मनोज तिवारी चले जाते थे घाट पे जहां पूर्वांचल के लोग रहते थे और वहां पे वो दिखाते थे यमुना के उस विषैले झाग को और कहते थे कि बताइए हमारे छठ व्रती कैसे अर्घ देंगे यहाँ पे इस जहरीले यमुना में। तो अब यमुना जी क्या स्वच्छ हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी? आपको लगता है कि ये काम, चूंकि 11 साल बीत गए और जब नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस में पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है और उस पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए गंगा जी को साफ करने में एक प्लानिंग बना जो बनारस से शुरू हुआ और कहां कहां तक। लेकिन आज भी गंगा उसी तरह से मैली है। नदियों के जल की सफाई के लिए न आप संवेदनशील है और न भारतीय जनता पार्टी कभी संवेदनशील रही। इन लोगों ने गंगा को साफ करने और यमुना को साफ करने के नाम पर पैसे लूटे, अलग विभाग बनाए
और वे सारे पैसे डाइवर्ट करके उन लोगों ने अपने पार्टी के काम में लगा दिया। जब तक गंगा और जमुना में गंदे नालों के पानी को आना रोका नहीं जाएगा, तब तक वो साफ, तब तक वो कैसे साफ होगी? सवाल ही नहीं है। रोज लाखों टन, लाखों लीटर गंदा पानी बह रहा है, उसको कौन रोक रहा है? इस पर तो कोई योजना नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल दिवा स्वप्न है। और जब अगला चुनाव आएगा तो जिस प्रकार से रोजगार, किसानों के दाम, किसानी की दाम, किसी का उत्पादन का दोगुना दाम करना, नौजवानों को रोजगार देना, महंगाई को ठीक करना, एक बार भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग न संसद में इस विषय पर बात करते हैं और न अपनी सभाओं में बात करते हैं। उसी तरह अगले चुनाव में वे न गंगा मैया के सफाई की बात करेंगे और न जमुना जी की सफाई की बात करेंगे। तो आप तो फिर वो मोदी जी की गारंटी कहाँ चली गई? मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है। आज तक जितने वादे नरेंद्र मोदी ने किए, क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या उन्होंने 15 लाख रुपए दिए? क्या उन्होंने गैस का सिलेंडर सस्ता किया? क्या उन्होंने महंगाई कम की? क्या उन्होंने रुपये की कीमत घटाई? क्या सोने की कीमत कम हुई? क्या डीजल पेट्रोल की कीमत कम हुई? ये सारी गारंटी उनकी थी। एक चीज और भूल गए आप, वो काला धन जो कहीं वो उसके बारे में आप भी नहीं बोल पाए। उस काले धन के बारे में तो हम क्या कहें? अब कहने में लज्जा लगती है कि उसका प्रधानमंत्री कहता है कि काला धन लाएंगे और गृह मंत्री कहता है कि वो जुमला है। तो अपनी बात को जब यही लोग खा गए तो यही मोदी जी की गारंटी है। और आप विश्वास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नहीं चुना है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और आप पार्टी के घमंड को तोड़ा है। आने वाले भविष्य में, आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता पुनः निर्णय लेगी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। विद्युत शेखर जी, ये तो बात हो गई दिल्ली चुनाव की, लेकिन अब बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। इसी साल में चुनाव होंगे। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश जी को आगे करके बीजेपी दोबारा सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करेगी? अभी जो मतों का ध्रुवीकरण है उसमें गठबंधन बहुत मायने रखता है। अगर जिस प्रकार केजरीवाल ने गलती की, अगर वही गलती तेजस्वी यादव ने कर दी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर महागठबंधन के दलों को सम्मानपूर्वक हिस्सेदारी दी गई तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना दिवा स्वप्न रह जाएगा और यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। विद्युत शेखर जी, अभी आपने देखा कि जब कुछ दिन पहले की बात है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि में जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा था तो अचानक नीतीश जी ताली बजाने लगे। क्या नीतीश जी वाकई उनकी मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है या उम्र उनके ऊपर हावी हो चुका है? नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं, लेकिन वे सत्ता से हमेशा चिपके रहना चाहते हैं। और अब जो उनकी उम्र हो गई है, उस उम्र में उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ेगी ही, अच्छी नहीं होगी। तो आखिर अगर मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है तो बिहार को चला कौन रहा है? बिहार को चंद अफसर चला रहे हैं। आप कई कार्यक्रमों में देखते हैं विदेशी जो कंपनियां आई थी उनके लिए जो मीटिंग हो रही थी पटने में, जब बोलने का समय आया नीतीश कुमार का निवेश के लिए, तो सबों ने देखा कैमरे पर
कि उनके आप्त सचिव ने उन्हें बोलने से मना कर दिया और उन्होंने व्यापारियों से, विदेशी व्यापारियों से हाथ जोड़ लिए कि बात तो सब हो ही गई, मुख्यमंत्री जी की तबीयत अच्छी नहीं है। वे केवल कुर्सी के लोभ में, भी कुर्सी का जो लोभ है, भोजपुरी में उसको हीरी से एक शब्द कहते हैं, उस लोभ को वो संवरण नहीं कर पा रहे हैं। उनमें उनकी ताकत समाप्त हो गई है, उनके सोचने समझने की ताकत समाप्त हो गई है और उम्र उन पर हावी हो गया है। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और आने वाले दिनों में वह नीतीश कुमार को मानसिक आधार पर अस्वस्थ घोषित कर किसी दूसरे को नेता जदयू में नहीं बनने देकर चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए। अब ये बता दीजिए कि इस 2025 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस किस हालत में होगी? राहुल जी विगत 20 दिनों में 2 बार पटना आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एलानिया तौर पर कहा है कि 70 से कम सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हम महागठबंधन को यह दिखाना चाहते हैं कि हमारा जनाधार हर वर्गों में है और आने वाले दिनों में जय बापू, जय भीम और जय संविधान कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के जन जन तक कांग्रेस पार्टी पहुंचने जा रही है और जो 85% पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित मतदाता हैं और जो सवर्णों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनके बीच कांग्रेस पार्टी अपना संदेश देने जा रही है और हमें उम्मीद है, जैसा देखने में आ रहा है, बिहार की जनता का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रही है। अगर इसकी किसी ने अवहेलना की तो वो उसका परिणाम भुगतेगा, नहीं तो कांग्रेस को वाजिब हिस्सेदारी देनी होगी। चलिए, आपने देखा कि अभी विदु शेखर पांडे जी जो सीवान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। दिल्ली चुनाव पे उन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा और बिहार विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो परिस्थितियां बनी हैं नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के, वो ठीक नहीं है। नीतीश जी के ऊपर जो उम्र है वो हावी हो चुका है। ये जो बिहार का शासन जो है वो बिहार के सरकारी अधिकारी जो हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और स्पष्ट रूप से कहा कि जो 2025 में विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो महागठबंधन को भी समझना होगा और कांग्रेस को एक उचित भागीदारी देनी होगी, तभी, नहीं तो फिर वही जो हाल दिल्ली का हुआ वही हाल बिहार का होगा। तो अब इसमें देखना है कि जो महागठबंधन के जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके मुखिया हैं तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी हैं और भी कई लीडर हैं, ये सभी बैठकर क्या फैसला लेते हैं तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार हम आपको बिहार और देश की जो स्थिति है उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपको जो हमारे राजनेता जो बिहार के हैं, जो सीवान के हैं, उनके मन में क्या है हम आपके सामने लाते रहेंगे। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।